अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल कोड एंक्यू। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं CS 507 का चैप्टर नंबर 4। लेट्स स्टार्ट। कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस किस क्राइटेरिया से डिफरेंस हो सकता है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उनका कल्चर डिफरेंट हो, उनके मैनेजमेंट का स्टाइल डिफरेंट हो और उनके डिसीजन लेने वाली अथॉरिटीज़ डिफरेंट हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दो किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले हायरार्किकल एंड द लास्ट वन इज़ फ्लैट वन। ठीक है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, देखें इसमें ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, लेकिन इसमें जो काम है बहुत ज़्यादा मैनेजर्स को डिवाइड किए होते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसमें लो नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स पर सुपरवाइजर, मतलब सुपरवाइजर इतने ज़्यादा होते हैं और सब ऑर्डिनेट्स कम। ठीक है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ने काफ़ी मैनेजर्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, डोमिनेट मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड्स हैं। ऑब्वियसली जब इतने मैनेजर्स हैं तो कमांड की चेन भी लॉन्ग होगी। ठीक है, इसके अलावा हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पुअर कम्युनिकेशन है। देखिए, अगर एक एम्प्लॉय है उससे अपनी कोई बात पहुंचानी है तो ऑब्वियसली वो टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचा पाएगा उस बात को, तो इसमें पुअर कम्युनिकेशन है। स्लो डिसीजन मेकिंग भी होगी इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इसमें ज़्यादातर टॉप मैनेजमेंट ही डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। इसमें मतलब मिडिल मैनेजमेंट कम होती है। मिडिल मैनेजर कौन से होते हैं, वो मैनेजर जो कि टॉप मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, तो मिडिल मैनेजर्स के अंदर कम होते हैं। ठीक है, होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हायर नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स होते हैं पर सुपरवाइजर। ठीक है, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होती है। ठीक है, इसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का मतलब है कि इसमें जो है टॉप मैनेजर भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, अपनी मिडिल मैनेजर भी और अपनी लो लेवल मैनेजर भी। ठीक है, एक आइडिया है इनके अंदर के जो वेल ट्रेंड वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं अगर वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हिस्सा लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर। कहते हैं कि किसी भी कल्चर जो होता है उनमें दो कंसिस्ट करते हैं। एक तो उनके वैल्यूज़ होते हैं, एक होते हैं नॉर्म्स। वैल्यूज़ मतलब उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके गोल बिहेवियर को लेकर। नॉर्म्स उनके असूल क्या है, कोई भी बिहेवियर करने में, कोई भी काम करने में उनके नॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, हो गया। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट के 3 स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिव एंड द लास्ट वन इज मिक्स स्टाइल। सबसे पहले हम अथॉरिटेटिव स्टाइल को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें ज़्यादातर सीनियर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस करती है। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है कि लीडर टू सब ऑर्डिनेट जो है इसमें इस तरह कम्युनिकेशन होती है। देखिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि कॉन्फिडेंट इमेज रहता है कि डिसीजन एक जैसे होते हैं इनके अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि मोटिवेशन कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने लीडर्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल क्या है कि जिसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मिडिल मैनेजर हो, सब मतलब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक स्टाइल जिसमें सारों के ओपिनियन को देखा जाता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि देखो सेटिस्फेक्शन रहती है जब सबकी मेजोरिटी की राय ली जाती है, वर्क क्वालिटी। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है और एक ये हो जाता है कि ऑब्वियसली जब ज़्यादा मेजोरिटी की ओपिनियन लेगी तो हो सकता है कि बेस्ट हम डिसीजन ना ले पाएँ। ठीक है, लास्ट वन है मिक्स स्टाइल, जिसके अंदर अथॉरिटी और पार्टिसिपेटिव दोनों होते हैं। मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह को रिस्पेक्ट की जाती है, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन लास्ट और फाइनल फैसला सीनियर मैनेजमेंट नहीं करना, तो इसे कहते हैं मिक्स स्टाइल। ठीक है, अब लास्ट में पढ़ेंगे दो किस्म की अप्रोच होती हैं डिसीजन मेकिंग में। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, मतलब कोई भी डिसीजन ले रहे हैं इनके रूल्स पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चर्ड ये है कि जो भी न्यू प्रॉब्लम आई उस पर इंडिविजुअल जजमेंट होगी, एवोल्यूशन होगी, केस बाय वे उनका डिसीजन वेरी करेगा। ठीक है, उनके रूल्स वेरी करेंगे। नेक्स्ट है देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है, वैसे जब भी हमने कोई काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसमें इन्फॉर्मेशन एक क्रिटिकल थिंग है। हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो अपने ये इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल देखें, मीटिंग्स हो उसमें हम कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। एम्प्लॉयज़ का सर्वे कर लियो, रिसर्च रिजल्ट्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स है कि लोन के एप्लीकेशन से हमें पता चल जाती है, आवाम की मतलब पब्लिक ओपिनियंस वगैरह पता चल जाती हैं, या हमें बाहर से ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, परचेजिंग एग्रीमेंट, एडवर्टाइजमेंट की सूरत में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे जो इन्फॉर्मेशन फ़्लो है, देखें इन्फॉर्मेशन का फ़्लो ऐसा होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट रहनी चाहिए। ठीक है, और वैल्यू ड्राइवन होनी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करती हो। ठीक है, आपके काम में आपकी मदद करती हो, वैल्यू ड्राइवन हो। और ऑडियंस सेंटर का मतलब है कि हर बंदा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहता है उसे मिलनी चाहिए, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो कोई ना हो। ठीक है, तो ऑडियंस सेंटर्ड होनी चाहिए। लास्ट जो हमारा कंक्लूजन यही है कि टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपकी डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करती है, और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे तो आप अपने गोल्स टाइमली अचीव करेंगे। और अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।